कामुकता ये इंसान होने का एक कह सकते हैं बहुत ही गहरा पहलू है। सदियों से फिलॉसफी ने इसे सिर्फ बायोलॉजी के नज़रिए से देखने के बजाय इसे मतलब कनेक्शन और हमारी पहचान की एक गहरी खोज के रूप में देखने की कोशिश की है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, एक कुदरती आवेग बस? फिलॉसफी हमें इस बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। या फिर क्या ये कुछ और है, मतलब कनेक्शन और हमारी पहचान को समझने का एक दार्शनिक सफ़र, एक ऐसी खोज जो हमें इंसान होने के बहुत करीब ले जाती है। तो चलिए इसी सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी से। यहाँ पर अगर हम इतिहास देखें तो इच्छा को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा तर्क और एक नैतिक ढांचे पर जोर दिया गया है। जैसे कि प्राचीन यूनानियों का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट था, ईरोस। अब ये सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पावरफुल फोर्स थी जो इंसान को खूबसूरती और ज्ञान की तरफ ले जा सकती थी। और देखिए, प्लेटो ने तो इसे प्रेम की सीढ़ी या लैडर ऑफ लव का नाम दिया। उनका आइडिया ये था कि आकर्षण फिजिकल ब्यूटी से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, मन की सुंदरता की तरफ, फिर नैतिक गुणों को समझने की तरफ, और आखिर में परम सत्य के चिंतन तक पहुंच जाता है। लेकिन प्लेटो के बाद आए एरिस्टोटल, और उनका नजरिया थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, देखिए, कामुकता नेचुरल है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन इसे तर्क के दायरे में रखना जरूरी है ताकि समाज में एक बैलेंस बना रहे, खासकर परिवार जैसी संस्थाओं के अंदर। फिर जब हम मिडिल एजेस में आते हैं तो फिलोसॉफिकल सोच पर धार्मिक विचारों का बहुत गहरा असर दिखता है। थॉमस एक्विनस जैसे थिंकर्स ने नेचुरल लॉ पर जोर दिया, और इसके मुताबिक कामुकता का जो मुख्य मकसद था वो था शादी के बंधन में रहकर बच्चे पैदा करना। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न दौर में। यहाँ मिशेल फूको जैसे दार्शनिकों ने इस पूरी ट्रेडिशनल सोच को ही चैलेंज कर दिया। उनका तर्क था कि जिसे हम नेचुरल सेक्सुअलिटी कहते हैं ना, वो असल में नेचुरल है ही नहीं, बल्कि उसे समाज, दवाइयों और धर्म जैसी ताकतों ने मिलकर बनाया है। और फिर फेमिनिस्ट फिलॉसफी ने तो सेक्सुअल एथिक्स की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसने सहमति यानी कंसेंट, बराबरी और आपसी सम्मान जैसे प्रिंसिपल्स को सेंटर में ला खड़ा किया, और ये जोर दिया कि एक सच्चा कनेक्शन इंसानी गरिमा की बुनियाद पर ही बन सकता है। तो ये तो हुई वेस्ट की बात। अब चलिए रुख करते हैं ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ। यहाँ हमें अक्सर एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटीग्रेटेड नज़रिया मिलता है, जहाँ इच्छा को दबाने की बजाय उसे जिंदगी का एक हिस्सा माना गया है। जैसे क्लासिकल हिंदू फिलॉसफी में जीवन के 4 लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ, और कमाल की बात यह है कि इसमें सुख या काम को भी जिंदगी का एक वैलिड और ज़रूरी हिस्सा माना गया है, बाकी 3 के साथ। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काम का मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं है, नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आर्ट, ब्यूटी, इमोशनल कनेक्शन और इंसानी रिश्ते सब कुछ शामिल हैं। ये इसे एक बहुत ही कंप्लीट और मीनिंगफुल खोज बनाता है। तांत्रिक फिलॉसफी तो इस आइडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। वो सेक्सुअल एनर्जी को एक स्पिरिचुअल पावर की तरह देखती है। यहाँ इच्छा को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे अवेयरनेस और सम्मान के साथ एक ऊंची चेतना तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो वो एक अलग ही साइकोलॉजिकल नजरिया देता है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है तन्हा का। इसका मतलब है एक तीव्र इच्छा या क्रेविंग, जिसे इंसानी दुख का सबसे बड़ा कारण माना गया है। मतलब एक तरह की वार्निंग है कि अगर बिना सोचे समझे प्लेजर से जुड़ेंगे तो आखिर में दुख ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म सुख को पूरी तरह से नकारता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम लोगों के लिए वो मिडिल वे यानी मध्यम मार्ग अपनाने को कहता है। मतलब अवेयरनेस और मॉडरेशन प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी इच्छा किसी को नुकसान न पहुंचाए और ना ही आपके लिए इमोशनल उथल-पुथल का कारण बने। तो कुल मिलाकर हम इन 2 बड़ी परंपराओं में एक साफ अंतर देख सकते हैं, है ना? वेस्ट में ऐतिहासिक रूप से इच्छा को कंट्रोल करने और उसे ऊंचा उठाने पर फोकस रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में इसे जिंदगी का हिस्सा बनाने और उसे माइंडफुली समझने पर जोर दिया गया है। तो चलिए अब इन सभी दार्शनिक धागों को आज के समय में लाकर देखते हैं कि भाई आज सेक्सुअल एथिक्स को कैसे समझा जाता है,
जहां पर्सनल डिग्निटी और आपसी रिश्तों पर सबसे ज्यादा फोकस है। आज की जो नैतिक बहस है वो कुछ बहुत ही ज़रूरी पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कंसेंट, यानी सहमति, जो अपनी मर्जी से पूरी जानकारी के साथ और उत्साह से दी जाए। इसके साथ साथ हर इंसान की ऑटोनॉमी का सम्मान, ईमानदारी और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। और फिलॉसफी हमें ये भी याद दिलाती है कि कामुकता का गहरा रिश्ता प्यार, भरोसे और हमारी वल्नरेबिलिटी से है। ये एक ऐसा दायरा है जहां हम इमोशनली खुद को खोलते हैं और इसीलिए यहाँ गहरे भरोसे और आपसी सम्मान की जरूरत होती है। तो आखिर में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कामुकता सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी सोच का एक बहुत ही गहरा और हमेशा रेलेवेंट रहने वाला सवाल है। तो आज के हमारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि कामुकता एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से कहीं ज्यादा है। ये हमें इंसान होने के सबसे बुनियादी सवालों से जोड़ती है। मतलब कनेक्शन, एथिक्स, ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, ये हमारे होने के गहरे रहस्य के बारे में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सभी फिलॉसफिकल नज़रियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी के इस पावरफुल और गहरे हिस्से को और ज़्यादा समझदारी, अवेयरनेस और गहरे सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं?